गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपने टॉपिक को वापस रिज्यूम करते हैं, जहां से अपने स्टार्ट किया था वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आता है, और वो क्वेश्चन क्या है, अपने लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो क्वेश्चन ये है, क्या कारण है कि प्रयोगशाला में ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट काम में लेते हैं। फेरस सल्फेट काम में लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या होता है कि जब अपने प्रैक्टिकल देते हैं तो वहाँ एग्जामिनर भी पूछ लेता है, क्योंकि यह प्रैक्टिकल से रिलेट भी करता है। तो होता क्या है कि फेरस सल्फेट में जो आयरन रहता है, ये फेरस सल्फेट है, सल्फेट में जो आयरन रहता है Fe+2 अवस्था में रहता है। Fe+2 अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6, जो क्या है, अस्थायी विन्यास है। अस्थायी विन्यास होता है, अस्थायी विन्यास। और इसलिए क्या होता है कि प्रयोगशाला में ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट काम में लेते हैं, और ये स्थायी होने के लिए क्या करेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा, और Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, Fe+3 में। तो किस आयन में बदल जाएगा, ये फेरिक आयन में। और ये ऊपर वाला कौन सा आयन है, फेरस आयन। तो यही कारण है कि आयरन क्या करता है, स्थायी होने की कोशिश करता है। और इसलिए अपने क्या करते हैं, लैब में FeSO4 ताज़ा बना हुआ लेते हैं। अगर FeSO4 काफ़ी समय से पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो किस में बदल चुका है, Fe+3 में बदल चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं। क्लियर है बच्चों? इसका आंसर अपने को लिखना क्या है कि Fe+2 आयन, फेरस आयन, थोड़े समय बाद में फेरिक आयन में बदल जाता है। इसलिए प्रयोगशाला में ताज़ा बना हुआ FeSO4 काम में लेते हैं। सिंपल है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, Cu+, क्या क्वेश्चन है, Cu+ जलीय विलयन में अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। और अपने को क्वेश्चन पूछ लिया क्यों। तो सिंपल सा आंसर है। अब आप सभी कहेंगे कि सर Cu+ तो होता ही नहीं, Cu+2 होता है। वो भी अपने इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देंगे। होता क्या है, ये कोई भी विक्रिया होती है तो किस में होती है, हवा में तो होगी नहीं, जलीय माध्यम चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक बकेट लिया, उसमें पानी भर दिया, और गर्म पानी होना चाहिए। गर्म पानी में मैंने कॉपर डाला। तो कॉपर डालने पर क्या होगा, पहले तो कॉपर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा Cu+। पर जैसे ही कॉपर एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो बहुत ज़्यादा जल योजन ऊष्मा निकलती है। कौन सी ऊष्मा निकलती है, जल योजन ऊष्मा निकलती है। और ये ऊष्मा इतनी ज़्यादा होती है कि कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देती है। क्या कर देती है, कॉपर में से
एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देती है, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। क्लियर है? इसलिए क्या होता है, जलीय विलयन में कॉपर Cu+2 की अवस्था में पाया जाता है, ना कि Cu+। इसलिए क्या होगा, थोड़ी देर बाद में इसका एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पहले निकला था और एक इलेक्ट्रॉन अब और निकल जाएगा, ये अभिक्रिया होगी। तो इस अभिक्रिया को क्या करते हैं, इतना बड़ा नहीं लिखते हुए शॉर्ट में लिखते हैं, वो बता देते हैं आपको। शॉर्ट में लिखते हैं Cu से Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये अभिक्रिया होती है। तो थ्योरी अपने लिखते हैं बढ़िया तरीके से। तो देखिए, जलीय विलयन में जब कॉपर को डाला जाता है तो बहुत ज़्यादा जल योजन ऊष्मा निकलती है। कौन सी ऊष्मा? जल योजन ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण असमानुपातन अभिक्रिया के द्वारा Cu+ में से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है और निकल जाता है। क्लियर है? बहुत ही आसान सी बात है कि जैसे ही मैं जलीय विलयन में किसको डालूंगा, कॉपर को डालूंगा, तो पहले क्या बनेगा, Cu+ बनेगा, और Cu+ बनने पर बहुत ज़्यादा जल योजन ऊष्मा निकलती है, जो Cu+ में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देता है। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और जिसके कारण असमानुपातन अभिक्रिया होती है, और असमानुपातन अभिक्रिया के कारण एक इलेक्ट्रॉन और निकला और Cu किस में चेंज हो जाएगा, Cu+2 में। बहुत ही आसान है। और अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है अपने पास आयनन एंथैल्पी, या अपने कह दें आयनन ऊर्जा। तो बच्चों बताओ, आयनन ऊर्जा होती क्या है? आयनन ऊर्जा होती क्या है? तो पहले आयनन ऊर्जा की बात करते हैं, जो 11th क्लास में अपने पढ़ी हुई थी। तो आयनन ऊर्जा क्या है? किसी भी परमाणु को अपने बाहर निकाल लें। ठीक है? ये कौन सा परमाणु है? उदासीन। उदासीन का मतलब होता है जिसमें जितने धनायन हो उतने ऋणायन हो। क्लियर है? विलगित। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, अलग। किसी तत्व में से एक परमाणु को निकाल लिया और मैंने कहा ये विलगित परमाणु है, सारे परमाणु वहाँ, ये एक अकेला परमाणु। किसी उदासीन विलगित अब परमाणु निकाल लिया तो वो कौन सी अवस्था में आ गया? गैसीय अवस्था में। विलगित गैसीय अवस्था में। तो परिभाषा लिखते हैं आयनन ऊर्जा की। किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन, अब बताओ किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ऊर्जा देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? बताओ। किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ऊर्जा देनी पड़ेगी
या निकालनी पड़ेगी? देखो, अगर आयनन ऊर्जा है यानी आयन इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकालने के लिए इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। मान लो ये पेन है, इसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी ना। इसलिए आयनन ऊर्जा का मतलब किसी उदासीन विलगित गैस या परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, जो ऊर्जा देनी पड़ती है बाहर निकलती है, सॉरी, जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो क्या होती है? आयनन ऊर्जा। क्लियर? में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। सिंपल है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। और बहुत ही आसान तरीके से इसे अपने कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर पढ़ते हैं कि अगर प्रभावित करने वाले कारक, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, फिर अपने इसके क्वेश्चन करेंगे। प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहला कारक है वो है परमाणु आकार। परमाणु आकार, परमाणु आकार अगर बड़ा होगा, परमाणु आकार बड़ा होगा तो नाभिकीय आवेश कम होगा। आवेश क्या होगा बच्चों? कम होगा। अगर नाभिकीय आवेश कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा भी कम देनी पड़ेगी। क्लियर? तो आयनन ऊर्जा जिसे बोलते हैं आईपी, वो क्या होगी? कम होगी। दूसरा पॉइंट, अगर परमाणु आकार छोटा होगा तो नाभिकीय आवेश भी क्या होगा? ज़्यादा। भाई अपने आपको बताया था अगर परमाणु का आकार छोटा है तो नाभिकीय आवेश ज़्यादा है और आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? छोटा आकार होगा तो नाभिकीय आवेश ज़्यादा, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है अर्धपूर्ण। इंपॉर्टेंट भी बोलते हैं इस पॉइंट को। अर्धपूर्ण तथा, अर्धपूर्ण में अपने पास D5 है, P3 है, तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, कक्षकों का स्थायित्व। अगर अर्धपूर्ण तथा पूर्ण पूरित कक्षक होंगे तो ये जो विन्यास होते हैं वो स्थायी विन्यास होते हैं, और स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ठीक है? इसलिए इस कंडीशन में जो आयनन ऊर्जा का मान होगा वो क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अपने, और उस एग्जाम्पल से अपने पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा के कुछ टाइप। कैसे? जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बच्चों? 3d10 4s2। क्लियर? जिंक में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, कितना? एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया, तो जिंक से एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये Zn प्लस में आ जाएगा। अगर
पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे बोलते हैं अपने आईपी फर्स्ट। आईपी फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम आयनन ऊर्जा। क्लियर? ठीक है। अब इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 3d10 4s1। तो देखो, जिंक की प्रथम आयनन ऊर्जा बहुत ही कम है क्योंकि इसे थोड़ी सी एनर्जी दी और एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया। क्लियर? अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ी ऊर्जा और दी, तो ऊर्जा देने पर इसका एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया, Zn+2। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d10। s के तो इलेक्ट्रॉन एक था, वो भी निकल गया। तो अब ये कौन सा विन्यास है? स्थायी विन्यास। स्थायी विन्यास है जो होता है पूर्ण पूरित विन्यास। कौन सा विन्यास होता है बच्चों? पूर्ण पूरित विन्यास। और पूर्ण पूरित विन्यास बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। तो Ip2 यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे बोलते हैं Ip2। तो मैंने यहाँ लिखा Ip2। द्वितीय आयनन ऊर्जा। इसी तरह से Ip3 होगा तो क्या लिखेंगे? तृतीय आयनन ऊर्जा। बहुत आसान है बच्चों। अब देखो, जिंक की तृतीय आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ये Ip3 तृतीय आयनन ऊर्जा यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये विन्यास कौन सा बच्चों बताओ? ये विन्यास है अपने पास स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास। और ये विन्यास बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अपने को बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी जो कि सामान्य ताप पर संभव नहीं है, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो अगर यहाँ पर लिख दें तो यहाँ Zn+3। क्लियर? एक एक इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं। तो ये क्या है? संभव नहीं है। संभव नहीं, या अपने कह दें ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा। ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्लियर? तो क्वेश्चन आपके पास आता है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास है, जिंक की तृतीय आयनन ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा है, क्यों? तो आंसर लिखेंगे अपने, जिंक की प्रथम आयनन ऊर्जा में क्या होता है? 3d10 4s2 विन्यास होता है जो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+ बनाता है जो कि अस्थायी है। फिर Zn+ स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यानी 3d10 विन्यास प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसलिए Ip1 Ip2 का मान क्या है? कम होता है। जबकि जैसे ही अपने तृतीय आयनन ऊर्जा में जाएंगे तो तृतीय में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक स्थायी विन्यास होता है। स्थायी विन्यास में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इसलिए इसकी तृतीय आयनन ऊर्जा का मान बहुत बढ़ जाता है और Zn+3 संभव नहीं है। क्लियर है? अब जो अपने करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आयनन ऊर्जा में चल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अब आपके पास क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने मैग्नीज का, Mn का। Mn के बारे में आपको ये बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 3d5 4s2। अब इसकी आयनन ऊर्जा प्रथम निकालते हैं Ip1। क्लियर? तो Mn+, ठीक है, 3d5
4s1 और फिर Mn+2 3d5। क्लियर। और ये है IP2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, माइनस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब Mn+3 बनेगा तो Mn+3 में क्या होता है, ये कौन सा विन्यास है, स्थायी विन्यास है। स्थायी विन्यास, स्थायी विन्यास में कौन सा विन्यास है बच्चों, अर्धपूरित विन्यास है। अर्धपूरित विन्यास है और अर्धपूरित विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। इसलिए Mn की तृतीय आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर बच्चों, बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन ये है कि आयरन की तृतीय आयनन ऊर्जा का मान, क्वेश्चन आपके पास ये है, मैं लिख देता हूं। आयरन Fe, आयरन की तृतीय आयनन ऊर्जा, जिसे अपने बोलते हैं IP3, आयरन की तृतीय आयनन ऊर्जा का मान बहुत कम है। क्यों? तो इसका आंसर अपने करें तो करते हैं आंसर, देखते रहिए आप। देखो, आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है अपने पास 3d6 4s2, सबको पता है। अब इसकी जो प्रथम आयनन ऊर्जा यानी IP1, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बना, Fe+, क्या हुआ 3d6 4s1। अब स्थायी नहीं है, स्थायी तो कब होता है, D5 में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं, IP सेकेंड में जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Fe+2, ये हो गया 3d6। अभी भी स्थायी नहीं है, स्थायी तो D5 में होगा आयरन। तो वापस चलते हैं। अब देखो Fe से Fe+3 में जाएगा, यानी D6 से D5 में जाएगा, D6 से D5 में जा रहा है तो IP को क्या बोलेंगे, IP3, तृतीय आयनन ऊर्जा। अब देखो यहाँ से यहाँ जल्दी स्थायी होगा, यहाँ या यहाँ से यहाँ पर, जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ ज़्यादा स्थायी होगा, इसलिए बहुत ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसलिए इसकी IP3 का मान क्या होता है, तृतीय IP का मान बहुत कम होता है। तो आंसर अपने लिखेंगे, आयरन की तृतीय आयनन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें यह अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। स्थायी विन्यास जो अपने पास क्या है, D5, ये क्या है, अर्धपूरित विन्यास है। अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस कारण इसकी तृतीय आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। बहुत ही आसान है।
बहुत ही आसान तरीके से अपने किया है ये, ठीक है। तो आपके पास आयनन ऊर्जा से संबंधित सारे क्वेश्चन हो गए हैं, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है और वो है चुंबकीय आघूर्ण। नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट है, सॉरी टॉपिक है, वो है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण एक क्वेश्चन जरूर आता है इसके अंदर, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण इसे दिखाते हैं म्यू से। किससे दिखाते हैं बच्चों? म्यू से। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? वे डी ब्लॉक के तत्व जिनमें अयगमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वो किस प्रकृति के होते हैं? अणु चुंबकीय। तो अपने लिख देते हैं वे तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अणु चुंबकीय होते हैं, उनके चुंबकीय गुण चुंबकीय आघूर्ण में मापे जाते हैं। आघूर्ण जिसे क्या बोलते हैं? म्यू में मापे जाते हैं, क्लियर है। और जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं, क्लियर है। चुंबकीय आघूर्ण मापने का सूत्र, चुंबकीय आघूर्ण किससे मापा जाता है? सूत्र ये इसका है, दिखाते हैं इसको म्यू से। तो रूट n+2 और इसकी यूनिट होती है bm। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटोन। क्या होता है बच्चों? बोर मैग्नेटोन। bm का मतलब है अपने पास बोर मैग्नेटोन। याद रखना जब भी अपने आंसर निकालेंगे तो अपने को bm जरूर लिखना है, नहीं तो अपने नंबर काटे जाएंगे, क्लियर है। अब कुछ अपने एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, जैसे Ni+2 Sc+3 Ti+3 Ti+4 कुछ एग्जाम में आए जैसे V+2 वेनेडियम, ठीक है। अब देखो पहले निकल करते हैं। तो निकल का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए पहले अपन, ठीक है। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 3d8 4s2, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है। अब निकल कौन सी अवस्था में है? यहाँ +2 में है। तो पहले आपको ये बना लेना आसानी से, जिसको याद ना रहे उसके लिए थोड़ा सा बड़ा समझा रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और S में कितने हैं? 2, 4s में 2, 3d में 8, S में 2, क्लियर। जैसे ही Ni+2 में जाएगा ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन उठ जाएंगे बाहर से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए साफ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन साफ हो जाते हैं, क्लियर, याद रह जाएगा, ठीक। तो Ni+2 में
आपके पास जो विन्यास आ गया 3D8। 3D8 में अपने देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब अपने पास फॉर्मूला था चुंबकीय आघूर्ण निकालने का। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर में आ जाता है रूट n+2 bm। n होता है अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हैं देखो, ये नहीं है, युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित, 2 है। तो यहां पर n का मान कितना है 2, तो म्यू बराबर रखेंगे रूट में n 2 2 + 2 आगे bm। तो 2 + 2 4 इंटू 2 8 रूट 8 bm। ठीक है, ये आ गया अपने पास चुंबकीय आघूर्ण का मान। क्लियर है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन सा था, स्कैंडियम+3। ठीक है, स्कैंडियम+3 Sc+3। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2, यानी 3 निकल जाएंगे, तो यहां से 2 गए, यहां से 1 गया, तो D अपने पास क्या है, ये तो स्कैंडियम का है सिर्फ, और स्कैंडियम+3 में क्या होगा, D में 0, यानी D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। D अपने पास क्या है, पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तो अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 0। तो यहां पर 0 रखेंगे, तो 0 + 2 0, 0 + 2 2 इंटू n का मान 0, तो 0 bm आ जाएगा, यानी कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं आएगा, 0 bm। तो ये अगर चुंबकीय आघूर्ण ना आए तो ये क्या है, प्रतिचुंबकीय चुंबकीय। एक और सवाल मैं कराऊंगा V+2 का, और उसके बाद में नेक्स्ट 2 आपको अपने आप करने हैं। V+2, ठीक है, सबसे पहले V का लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d3 4s2। अब +2 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा 3d3, यानी D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, एक एक करके भर देते हैं। ठीक है, म्यू आ गया अपने पास रूट n+2 bm। क्लियर है, n का मान अपने पास 3 आ गया, क्योंकि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, रूट 3 3 + 2 अपने पास आ गए, 3 + 2 5 इंटू 3 कितना आया 15 bm, रूट 15 bm म्यू। और चुंबकीय आघूर्ण कुछ आया, इसलिए ये क्या है, अणु चुंबकीय। बहुत ही आसान है बच्चों, और इस तरह से अपने किसी भी तत्व का चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं, उनका आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, Cu+2 Zn+2 और कुछ बचे हुए थे जो पीछे रह गए थे। ठीक है, ये Ti+3 Ti+4। क्लियर है बच्चों, ठीक। अब क्वेश्चन है कि Mn7 में, क्वेश्चन आपके पास ये है, Mn7 में +7 में मैग्नीज के पास कोई
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी यह रंगीन है, क्यों? तो याद रखना, किसी के पास अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो तो एक तो होगा अणुचुंबकीय, चुंबकीय यानी चुंबकीय गुण दर्शाएगा, और दूसरा होगा रंगीन। अब क्वेश्चन ये है कि Mn+7 में मैग्नीज के पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये रंगीन होता है, ऐसा क्या कारण है? तो इसमें अपने थ्योरी में लिखेंगे, ठीक है, फिर भी यह रंगीन होता है। तो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं एक छोटी सी लाइन, KMnO4 होता है ये, ठीक है, KMnO4, इसका रंग क्या होता है? गुलाबी रंग होता है। तो कई बार यह आता है कि KMnO4 में Mn+7 में मैग्नीज के पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी KMnO4 गुलाबी रंग का होता है, क्यों? क्लियर है बच्चों? अब इसका आंसर अपना लिखना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने खत्म करेंगे आंसर, ठीक है। तो लिखेंगे इसके अंदर अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले संक्रमण धातुओं के, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होती है। कैसे? आपने KMnO4 में ऑक्सीकरण संख्या निकाली, तो ऑक्सीकरण संख्या अपने किसके निकालेंगे? धातु की, Mn की। पोटेशियम पर +1 आवेश होता है, प्लस मैग्नीज की निकालनी है, X मान लिया, ऑक्सीजन पर -2 और है होते कितने हैं? 4। 1 + X कितने हो गए? -8, +1 -1 बच कितने गए? -7। तो ये Mn पे आवेश क्या होता है? +7। तो कहने की बात यह है कि उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाले, उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाले तत्व, जैसे अपने पास Cr+6, Mn+7 आदि में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा आती है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाले में, ठीक है। तो जिसपे प्लस का आवेश ज़्यादा होगा यानी धनावेश ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। इस कारण ये क्या करता है कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन खींचता है। लिगेंड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। क्लियर? और इस कारण से जो यौगिक बनते हैं उन्हें बोलते हैं लिगेंड से आवेश, लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण संकुल। क्लियर? बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण यह लिगेंड धातु आवेश, अंडरलाइन कर रहा हूं, आवेश स्थानांतरण संकुल बनाते हैं। आवेश स्थानांतरण संकुल के कारण इनका रंग अधिक गहरा
होता है तथा इसी कारण KMnO4 गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। तो बहुत ही सिंपल है कि KMnO4 गुलाबी रंग का क्यों होता है, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाली धातुएं Mn+7 Cr+6 ये क्या करते हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं और जिससे लिगेंड धातु आवेश स्थानांतरण संकुल का निर्माण होता है। और आवेश स्थानांतरण के कारण जिस संकुल का निर्माण होगा उसमें क्या होगा कि रंग अधिक संख्या में पाए जाते हैं और रंग क्या होता है, गहरा होता है। क्लियर है? तो आज के लिए बच्चे अपने उतने ही करेंगे और आज वाला जो टॉपिक अपने किया है उसे बढ़िया से अपने को क्या करना है, रिवाइज करना है, ताकि अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसे अपने उपयोग में ले सकें। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और हमसे लगातार जुड़े रहिए।